मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, ऋषु ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडलियों में जो आपको परेशानी आ रही है उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूर है मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं, दिल खोल के कहता हूं, अगर मेरा वीडियो आप शेयर कीजिए दोस्तों को, आपके दोस्तों को या किसी को भी कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही है, एक या दो प्रॉब्लम जो मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं तो मैं अवश्य करूंगा। जैसा कि मैं बताता हूं, मार्गदर्शन में हमेशा मेरा शास्त्रों के अनुसार से होता है और अनुभव में मैंने देखा भी है। तो दर्शकों, आज हम विचार करते हैं एक पुरुष जाति की कुंडली में जिसका पीछे कभी आया था संतान आदि के विषय में। संतान कब होगी? दर्शकों, संतान कब होगी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले आपकी लगन कुंडली में संतान योग होना चाहिए और उसके बाद D7 सप्तमास कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने जो एक स्ट्रिक ऑफ फार्मूला निकाला है, मैं उस फार्मूले को आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा कि संतान कम होगी। वह थोड़ा सा लंबा है, मैं थोड़ा सा ही बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि थोड़े से वीडियो में इतना ही बताया जा सकता है। आगे विचार करेंगे कि अगर वृश्चिक राशि के सूर्य पर गुरु का प्रभाव हो और मीन राशि के चंद्रमा पर सूर्य का प्रभाव हो तो ऐसा जातक क्या होता है। दर्शकों, यह लग्न और लग्नेश है। लग्न स्वयं का प्रतिनिधि है। लग्न और लग्नेश बलवान होना अच्छी बात है। द्वितीय भाव धन का भाव है, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, चतुर्थ भाव भूमि मकान सुख का भाव है, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक और संतान का भाव है, छठा भाव रोग शत्रु का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यवसाय का भी भाव है, अष्टम भाव आयु और कष्ट का भाव है, नवम भाव धर्म भाव और भाग्य भाव भी है, दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है, व्यवसाय में सफलता के भाव है, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का आमदनी का भाव है और आपकी सोसाइटी का भाव आप कैसे हैं। द्वादश भाव किसी प्रकार का दंड हो सकता है, सेवा सुख का भाव है, खर्चे का भाव है और विदेश का भी भाव है। ये आमतौर पर सभी दर्शकों को आना चाहिए तो वो कुंडली को आसानी से समझ सकते हैं। आज विचार करेंगे गुरु का सूर्य प्रभाव। जब गुरु का सूर्य के प्रभाव वृश्चिक राशि में सूर्य होता है और गुरु का प्रभाव होता है तो ऐसा जाता है धनी दानी राजस्वरूप जैसा न्यायप्रिय होता है। क्यों? गुरु भी न्यायप्रिय देवता है, बुद्धिमान देवता है और सूर्य राजा है, यानी राजा के ऊपर गुरु का आशीर्वाद हो रहा है। दूसरी तरफ गुरु का चंद्र प्रभाव। चंद्र भी अपने आप में गुरु के बाद चंद्रमा का आता है जो युवराज है। और जब मीन राशि में, मीन राशि गुरु की राशि है और उसमें चंद्रमा हो और गुरु का प्रभाव हो तो चौगुना बन जाता है, राजकुमार जैसा होता है, सुकुमार होता है और एवं श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। और वो अच्छे होते हैं जो इस प्रभाव से होते हैं, वो समाज में कुछ सम्मान प्राप्त कर जाते हैं। आज का विषय है सूर्य और चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव, वृश्चिक का सूर्य और मीन का चंद्रमा, और संतान कब होगी। जातक का जन्म 28/11/1990 शुक्ल पक्ष एकादशी रेवती चंद्र बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर करक लगन उदय हुआ। करक लगन में गुरु 19 डिग्री 51 मिनट लेकर के उच्च राशि में विराजमान। यहां पर गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा है जो कि हमारे ज्योतिष में पंच महापुरुषों में से एक है, तो विशेषता प्रदान करता है और गुरु यहां पर बली हो जाता है। साथ में केतु 7 डिग्री 9 लेकर विराजमान है और जब केतु ध्वज का काम करता है गुरु के प्रभाव को और बढ़ा देता है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य है और शुक्र है 19 डिग्री, शुक्र अस्त है। छठे भाव में बुध 1 डिग्री 58 मिनट और वहीं पर शनि सप्तमेश और अष्टमेश 28 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में राहु मकर राशि का राहु है। नवम भाव में चंद्रमा मीन राशि में 21 डिग्री लेकर विराजमान है और एकादश भाव में पंचमेश और दशमेश मंगल आमदनी के भाव में है, 11 डिग्री लेकर विराजमान है। अभी शुक्र की महादशा चल रही जो 28 तक, उसमें शनि की अंतर्दशा आएगी 2021 से 24 तक ये आएगी। अभी तक गणना में कोई आशा नहीं है संतान की। बात करते हैं अब ग्रहों का प्रभाव। करक लगन वाले, इनका स्वामी चंद्रदेव है, भावुक होते हैं। चंद्रमा जिसका स्वामी है भावुक होते हैं, परिश्रम करने वाले होते हैं, भावना प्रभाव में वे अपना बुरा सब भूल जाते हैं। वे
परिश्रमी होते हैं, लेकिन उनको परिश्रम के अनुपात में इच्छित फल की प्राप्ति जो देरी से होती है। जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा होती है, बुद्धि तेज होती है, विचारधारा अच्छी होती है, और प्राय दाम्पत्य सुख ऐसे लोगों को कम मिलता है, परेशानी का सामना करता है। लग्नेश चंद्रमा 9 भाव में बालक विद्वान होगा, उसकी मित्रता बड़े बड़े विद्वानों से होगी, धार्मिक होगा और पराक्रमी होगा, क्यों पराक्रम भाव को देख रहा है, पराक्रमी भी होगा, अत्यंत धनी और श्रेष्ठ पुरुष होगा, और गुरु पर चंद्रमा का प्रभाव है, गुरु पर चंद्रमा का प्रभाव है, चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव है, अत्यंत धनी और सुकुमार होगा और स्वयं से श्रेष्ठ पुरुष होगा, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और गुरु की 9 दृष्टि है, और ये 9 पंचम योग बन रहा है, अति धनी और श्रेष्ठ पुरुष बनाता है, धन की कोई कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं सूर्य। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव में है, भावुक पुरुषार्थ से धन का संग्रह करता है, भावुकता के कारण हानि भी उठानी पड़ती है, धन के अभाव में इसका कोई काम नहीं रुकता। पंचम भाव में सूर्य है और गुरु को देख रहा है, धनी दानी और राज स्वरूप होगा, न्याय प्रिय होगा, मित्रता अच्छे होंगे, परंतु गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी भी है और जातक का रेवती नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र से 22वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा पड़ता है, वैनाशिक नक्षत्र माना जाता है, थोड़ा सा हानि कर सकता है, लेकिन गुरु उसको देख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत छुटपुट हानि तो कर सकता है। आप बात करें मंगल की, मंगल कर्क लग्न में प्रबल कारक है, पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का एकादश भाव में है, धन वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम, धन उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, राज व्यवसाय में धन अच्छा होगा, क्यों दसम भाव का स्वामी जब एकादश भाव में है, राज व्यवसाय में भी उसका अच्छा धन मिलेगा। सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा, बुद्ध विधि संतान का पक्ष होगा, तेजस्वी होगा और धनी होगा, सुखी होगा, योग और विद्वान सफल होगा। तो सूर्य वृश्चिक राशि में और मंगल देख रहा है, अत्यंत तेजस्वी बालक बनता है। अब बात करते हैं बुध की। बुध तृतीय भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, छठे भाव में है, शत्रु पक्ष में नम्रता और सफलता में, भाई बहन में थोड़ा सा मिठास कम होगा, मिठास में कम होगा, और वो ऐसा जातक द्वादश भाव को देख रहा है, मैं सोचता हूं कम खर्च करूं, फिर भी उसका खर्च हो जाता है, ज्यादा ही खर्चा हो जाता है, इतने मुट्ठी बीज करके कम खर्च होता है, फिर भी लास्ट में मुट्ठी खुल जाती है, खर्च हो जाता है, क्या करेगा। ग्रह योग ऐसा है। गुरु की बात करें तो गुरु लगन में हंस महापुरुष योग बना रहा है, और वैदिक ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र में गुरु का हंस महापुरुष योग बनाना अत्यंत उत्तमशाली है, और लगन में है, बलवान होता है, छोटे मोटे दोस्त तो अपने आप वैसे ही उसको दूर हट जाते हैं। पंचम दृष्टि पंचम भाव को देख रहा है, सूर्य को देख रहा है, जैसे मैंने आपको बता दिया, धनी दानी राजा स्वरूप होगा, शिक्षा विद्वान भी होगा। सप्तम दृष्टि यहां मकर राशि को देख रहा, वहां पर राहु भी है, तो स्त्री के पक्ष में मधुरता की कमी होगी। अष्टम नवम दृष्टि से भाग्य भाव को अपनी राशि को देख रहा है, चंद्रमा को भी देख रहा है, भाग्य का बली होगा, भाग्य का बली होगा, सुखमना होगा, धनी और श्रेष्ठ पुरुष होगा, उसको भाग्य के समस्या में कोई परेशानी नहीं। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी अस्त है। हालांकि शुक्र सबको चाहिए, अगर या तो सप्तमेश अच्छा हो, सप्तम भाव अच्छा हो, नहीं तो शुक्र अच्छा हो तो भी हो जाता, लेकिन शुक्र अस्त है, तो शुक्र के अस्त होने से भौतिक सुखों में कहीं ना कहीं कमी का कारण बनता है, भौतिक सुखों में कहीं ना कहीं कारण बनता है। अब बात करें शनि की। शनि अष्टम भाव का, सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में है और जीवन साथी से का प्रतिनिधि कर रहा है। जीवन साथी बीमार होगा, शत्रु पक्ष में भारी प्रभाव होगा, व्यवसाय में साधारण परेशानी होगी, क्योंकि व्यवसाय के भाव से, सप्तम भाव से द्वादश भाव में चला गया, साधारण परेशानी होगी, आयु लंबी होगी, अपने भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा, यहां पर भी खर्चा अधिक करा रहा है, और पराक्रम भाव को देख रहा, पराक्रमित होगा। अब बात करते राहु की। राहु सप्तम भाव में है, स्त्री व्यवसाय पक्ष में चिंता रहेगी, अंदर से दुखी होगा, बाहर से खुशी दिखाई देगा, घोर कष्ट, परंतु बाद में सफलता भी मिल जाएगी। आमदनी में थोड़ी सी परेशानी देगा, यहां पर मंगल को पीड़ित कर रहा है, राहु और मंगल की शांति करा देने से भी अच्छा रहेगा, और लगन भाव को देख रहा है तो दिमाग अस्थिर होगा। नौ दिश से पराक्रम को देख रहा है, पराक्रम की कोई कमी नहीं, साहस की कोई कमी नहीं। अब बात करें केतु की। केतु लगन में है, केतु लगन में है, कोई चोट चाट का भी निशान हो सकता है, परंतु गुरु यहां पर बैठा हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पंचम दृष्टि यहां पर पंचम भाव को देख रहा है और सूर्य को पीड़ित कर रहा है। सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहा है,
स्त्री के पक्ष में मिठास की कमी कर रहा है और यहां पर भाग्य में अवरोध कर रहा है। यह साधारण तौर पर ग्रहों का प्रभाव बताया। अब विषय है सूर्य और चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव। मैंने बता दिया सूर्य पर गुरु का प्रभाव है, धनी दानी राजस्वरूप होगा, न्यायप्रिय होगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा, लोगों में उसको सम्मान मिलेगा। और चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव है, धनी होगा, शुक्र श्रेष्ठ पुरुष माना जाएगा, ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। अब बात करते हैं संतान कब होगी। अब दूसरे पॉइंट पर आइए, संतान कब होगी। दर्शकों, सबसे पहले कुंडली में संतान योग होना चाहिए। दूसरा, उसके लिए D7 चार्ट भी देखना अनिवार्य है। इस कुंडली में अगर संतान की हम बात करें तो पंचम भाव में सूर्य है, सूर्य पर मंगल का भी प्रभाव है। मंगल हालांकि अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन सूर्य और मंगल संतान में प्रॉब्लम देते हैं। आपको शिक्षा देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन संतान संबंधित परेशानी आएगी। उधर केतु भी पीड़ित कर रहा है। तो 3 पाप ग्रहों का प्रभाव है और गुरु का एक शुभ प्रभाव है, तो होगी, लेट होगी, थोड़ी सी परेशानी से होगी। दूसरा, चंद्रमा लगन से पंचम भाव में गुरु उच्च राशि में है, तो यह भी संतान दे रहा है, थोड़ा लेट होगी, क्योंकि राहु का भी प्रभाव है पंचम भाव में, केतु का भी प्रभाव, थोड़ी सी लेट होगी। अब संतान के लिए साधारण नियम जो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में, ज्योतिष के विद्वानों ने निकाला है कि सिर्फ 4 ग्रह हैं जो कि आपको संतान दे सकते हैं अगर संतान योग है तो। योग किसी भी तरह से बनता हो, लगन लगने से कोई भी हो और सप्तम भाव का स्वामी हो, उसमें पीड़ित ना हो, अगर संतान योग कुंडली में है तो उस शनि का, गुरु का और मंगल का, चंद्रमा का लगन से गोचर देखना चाहिए। लगन से गोचर कैसे? जब शनि 5वें के स्वामी को या पंचम भाव को या 9 भाव के स्वामी को, 9 भाव को अगर 9 मास या उससे पार्ट में देखता है तो संतान योग बनाता है। यानी शनि को भी 5वें भाव को देखना चाहिए, 9 भाव को देखना चाहिए, या इन दोनों के स्वामी को किसी को भी देखे 9 महीने पहले या उसके पार्ट में 8 महीने में, 7 महीने में, तो संतान योग होगी। दूसरा, गुरु भी 9 मास पूर्व या तो पंचम भाव को देखे, 9 भाव को देखे, या पंचमेश को देखे, 9वेश को देखे, तो 9 मास या उसके पूर्व में हो तो संतान होगी। दूसरा, मंगल भी इसी तरह से या तो पंचम भाव को देखे, 9 भाव को देखे, या इनके स्वामी को देखे 75 दिन पहले, तो संतान होगी। दूसरा, चंद्रमा भी पंचम भाव को देखे, पंचमेश को देखे, 9 भाव को देखे, 9वेश को देखे, 72 घंटे पहले देखे तो संतान होगी। जब ये ग्रह आपस में देखते हैं गोचर में लगन से तो संतान हो जाती है। आप कैलकुलेट करके देखिए, किसी भी स्त्री की या पुरुष की कुंडली में आप कैलकुलेट देखकर देखिए, आपको यही फार्मूला बिल्कुल अपडेट मिलेगा। हमने बिल्कुल कैलकुलेट के देखा हुआ, मेरा बनाया हुआ नहीं, लेकिन ज्योतिष के विद्वानों को बनाया हुआ। मैं सिर्फ उसका अनुसरण कर रहा हूं, हमने उसको व्यवहार में लाया है, तो बिल्कुल होती है। लेकिन संतान योग होना चाहिए। और उसी तरह से D7 से भी मिलाइए, D7 चार्ट से, यानी सप्तमास कुंडली से भी मिलाइए, आपका फार्मूला कट है। अब हम इसमें मिलाकर के आपको दिखाएंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, देखेगा कौन, लास्ट में डिलीट ही कर देगा। जिसको इच्छा है वो हमसे टेलीफोन से संपर्क कर सकते हैं। हम जिसको संतान नहीं होती, हम पत्रिका में उसका अनुसरण करके देते हैं। लगन कुंडली में थोड़ी सी बाधक है, लेकिन राह दे रहा है, संतान हो जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। अब कुंडली में दोष, सूर्य पीड़ित है केतु से, मंगल पंचमेश पर राहु का प्रभाव है। जब पंचमेश पर राहु का प्रभाव होता तो शब शाप माना जाता है। तो अच्छी संतान के लिए जातक को नारायण बलि श्राद्ध और नाग बलि श्राद्ध अवश्य कर लेना चाहिए। अभी पीछे इसी में एक हमारे दर्शक ने कमेंट्स किया था कि गुरुजी, क्या पितृदोष शांति के लिए कोई नारायण बलि से अलावा कोई सरल उपाय है? दर्शकों, ध्यान से सुनो, सरल उपाय है, लेकिन आज का एक व्यस्त जीवन है, सब इंजेक्शन चाहिए, तुरंत फायदा चाहिए। तुरंत फायदा के लिए नारायण बलि से अच्छा कोई विकल्प नहीं है, और नारायण बलि श्राद्ध सस्ता पड़ता है। वैसे हर अमावस्या को आप पीपल पर 7 जनेऊ भगवान विष्णु के नाम से चढ़ाइए और 7 चक्कर परिक्रमा कर लाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरी इच्छा ये पूरी करो, तो आपका पितृदोष कट जाएगा, संतान मिल जाएगी। दूसरा, जो समर्थशाली है वो भागवत कथा करने से भी पितृदोष खत्म हो जाता है।
गायत्री का महायज्ञ करने से भी खत्म हो जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण में अध्याय 21 में ऐसा बताया गया है कि नारायण बलि श्राद्ध एक सबसे सुलभ और तुरंत फल देने वाला उपाय है। अब नारायण बलि श्राद्ध क्योंकि ज्यादातर तीर्थ स्थानों पर होती है, वो तीर्थ अपने आप में क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, कहीं पर करा लो। आज के युग में नारायण बलि श्राद्ध महंगा नहीं है। आज हम बहुत फॉरवर्ड चल रहे हैं। आप कहीं से भी पता करो, एक आदमी के लिए नारायण बलि श्राद्ध पूरी पल्लू से करने के लिए एक आदमी से ज्यादा अच्छी तरह से 10-15 हजार रुपए में एक आदमी की नारायण बलि श्राद्ध हो जाती है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें हस्बैंड वाइफ भी बैठ करके जो लोग कर लेते हैं, अलग अलग किराए तो अलग अलग जाता है। अगर आप भागवत कथा कराने जाओगे तो आप उम्मीद लगाइए 8-10 लाख तो रुपया चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितना भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खर्चीली है और सबसे कम खर्चीला ये नारायण बलि श्राद्ध है। आपको तुरंत फल मिल जाता है और आपके पूर्वज प्रकट भी हो जाते हैं। और मैंने देखा है, मैंने इसने अनुभव में बातचीत करते हुए भी देखा, जो मेरे साथ जजमान है उन्होंने भी देखा है और संतुष्ट होकर चले जाते हैं। और इसका प्रभाव आपको नारायण बलि श्राद्ध होने के बाद में, अगर विधिवत श्राद्ध हुआ है, क्षेत्र का फर्क है, आपकी श्रद्धा है, तो आपको महीने 2 महीने में ही दिखाई देने लग जाता है। गरुड़ पुराण का अध्याय 20 बताता है कि हमारे पूर्वज आपको समय देते हैं, 3री या 5वीं पीढ़ी में वो वंश हानि कर देते हैं। और हमारा शास्त्र बताता है कि जो आदमी पितरों के प्रति श्राद्ध नहीं करता, हम पितृ तो सभी को कह देते हैं, लेकिन पितृ, आप मेरा वीडियो 4 नंबर पढ़िए, पितृ और प्रेत में क्या अंतर है आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है आदमी के अपने कर्म, जो कि आपको प्रेत योनि तक ले जाते हैं। आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको स्वर्ग योनि में चले जाते हैं कर्मों के। उसके बाद मृत्यु के बाद जो क्रियाएं होती हैं, उसमें कुछ कमी आ जाने से जो जीव आत्मा वहीं रह जाती है और पितृ योनि तक जाती नहीं है। पितृ तो वे हैं जो हमारे पितृ योनि में पहुंच गए। जो रास्ते में भट गए वो तो अतृप्त आत्माओं में है, वो पितृ नहीं है, उसको प्रेत कहा जा सकता है। हमारे धर्मगुरु जब मृत्यु के बाद क्रियाएं करते हैं तो प्रेत से पितरों में मिला करके ऐसा माना जाता है कि वह अजीवात्मा यमराज के दूतों के साथ यमलोकपुरी के लिए प्रस्थान करती है। जिनका विधिवत काम नहीं होता यहीं रह जाते हैं। कोई अपने घरों में, गांव में 5 ईंट लगा करके कहता है कि यहां पर पितरों को स्थान दे दे। नहीं दर्शकों, पितरों की मुक्ति कराना ही सबसे बड़ा है। आज आपने स्थान दे दिया, कल की जनरेशन नहीं मानेगी, उसकी कौन पूजा करेगा, कौन उसका श्राद्ध निकालेगा। आजकल दिन पर दिन मॉडर्न युग आता जा रहा है। इसलिए ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसने जाना है और उसकी जीव आत्मा को मुक्ति मिलना चाहिए, उसको दूसरा जन्म मिलना चाहिए, तो आपकी राहत होगी। उसके लिए सबसे अच्छा नारायण बलि श्राद्ध है, तुरंत फायदा मिलता है और इतना महंगा भी नहीं है। तो दर्शकों, आप, मैं आज इसकी वीडियो में मैंने देखा, और जो अभी लेटेस्ट कमेंट में मेरे दर्शक ने कमेंट से लिखा कि नारायण बलि श्राद्ध, इससे सस्ता और कोई विकल्प ही नहीं है पितरों की मुक्ति कराने का। आप गरुड़ पुराण का अध्याय आप पढ़ लीजिए। 21 अध्याय में श्री कृष्ण जी बताते हैं अगर नारायण बलि श्राद्ध एक ऐसा अच्छा विकल्प है जो कि मुक्ति कराने का साधन है। हमारे भारतवर्ष में कई जगह पर होती है, जिसकी शिरोमणि गया में है। फल सभी जगह मिलता है, आपकी श्रद्धा के ऊपर होना चाहिए। दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैंने आप एक जवान पुरुष का मार्गदर्शन किया। संतान कब होगी मैंने बताया, और कैसी कुंडलियां वो बताया। और जो हमारे दर्शक का प्रश्न था पितृदोष के विषय में, उसको मैंने आपको सूक्ष्म करके बताया। फिर भी जो अगर अधिक जानकारी करना चाहता है तो मेरे से फोन से बात कर सकता है, मुझे आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि और दोस्त भी आपका फायदा उठा सकें। दर्शकों, विश्व ज्योति नर्मदा नदी के तट के नजदीक नवदेहर, यहाँ पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जीवन का सार, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, क्या शिक्षा लोगे, सब कुछ उसमें आ जाता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है, आपकी आसान करता है। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडलियों में जो प्रॉब्लम का वीडियो बना करके आप मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, मैं
आप मेहनत से, अपने अनुभव से, शास्त्र के अनुसार आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो मेरा भी ये रहता है भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल की ग्रोथ हो, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं आपके सामने वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।